हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अगला चैप्टर है हमारा साइकिल ऑफ इरोजन। कल हमने बेसिक रूप में इसके बारे में आपको बताया भी था। तो अपरदन चक्र क्या है कि भी अपरदन क्या है, सबसे पहले आपको इस बारे में पता होना ज़रूरी है कि भाई जो है इंटरनल फोर्स के कारण भूतल पर असमानताओं का सूत्रपात होता है। तो इन्हीं असमानताओं के कारण जो भूभाग है, ऊपरी परत है, उस भूभाग का खिसक जाना, धीरे धीरे कटाव हो जाना मिट्टी का, तो वो अपरदन कहलाता है। तो चाहे घिसकर है समतल मैदान में, चाहे हवा के साथ उड़ के है, पानी के साथ बह के है, तो समय समय पर एक लंबी अवधि के बाद इस तरीके से उम्र के पड़ाव को भी हम देख सकते हैं। तो उसी तरीके से जो अपरदन चक्र हो निरंतर चलता रहता है। तो जेम्स हटन ने भी अपने विचार दिए थे कि भाई अपरदन चक्र की जो संकल्पना को सबसे पहले व्यवस्थित रूप से जो श्रेय दिया गया वो जो है विलियम्स मॉरिस डेविस को जाता है, जिसने अपने ज़माने में डार्विनवाद से पूरी तरह प्रभावित थे और अपरदन चक्र का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो इस तरीके से डेविस का जो अपरदन चक्र का सिद्धांत है वो भौगोलिक चक्र समय की अवधि है, जिसके अंतर्गत एक उचित जो भूखंड अपरदन के द्वारा प्रभावित होकर आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। यानी कोई चट्टान अगर है कहीं पे या मिट्टी का कोई बड़ा ढेर है, टीला है, तो वो एक लंबे समय की प्रक्रिया के बाद जिसके ऊपर हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है या विभिन्न प्रकार की जो इंटरनल या एक्सटर्नल एक्टिविटी उसके ऊपर हो रही हैं, तो उसके कारण से एक लंबे समय के बाद वो जो चट्टान है और जो मिट्टी का टीला है वो धीरे धीरे कमज़ोर होके समाप्त हो जाता है और एक मैदान का रूप ले लेता है। तो इस तरीके से डेविस के अपरदन चक्र को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं वो कौन से इन्होंने बताए कि भी डेविस के अनुसार भूदर्श का विकास कुछ कारकों द्वारा निश्चित होता है, जिसमें संरचना है, प्रक्रिया है, अवस्था है। और इन्हीं तीन कारकों को डेविस की तिगड़ी या त्रिकूट के नाम से जाना जाता है। क्या है डेविस की तिगड़ी या त्रिकूट? संरचना, प्रक्रिया और अवस्था। तो इन्हीं तीन कारणों का हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि भाई संरचना क्या है। कि संरचना में चट्टानों की जो बनावट है, गुण है, स्वभाव जैसी जो विशेषताओं को शामिल किया जाता है, जिसमें संधि है, नतिलंब है या जॉइंट है, तो उनके कारण जो है पिछले लेसन में भी आपको बताया था कि जो दरारों में समय की प्रक्रिया के कारण, बारिश या गर्मी सर्दी की प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे टूटती रहती हैं, तो उन्हीं संरचना में जो है वो बदलाव हमें देखने को मिलता है। थॉर्नबरी के अनुसार कि भी चट्टानों की जो संरचना है उन पर बनने वाली जो स्थलाकृतियाँ हैं से कहीं पुरानी होती हैं। कि भी चट्टानों की जो स्थलाकृति हैं काफ़ी लंबे समय बाद उन चट्टानों में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, चाहे दिखाई न दे, लेकिन संरचना का कार्य जो है वो प्रभाव निश्चित तौर पर हमें देखने को मिल सकता है एक लंबे समय पीरियड के बाद। बात करें प्रक्रम की, तो धरातल पर स्थलाकृतियों को बनाने और बिगाड़ने वाले जो प्रक्रियाएं हैं, कारकों को प्रक्रम कहा जाता है। कि किस तरीके से इसकी जो एक्टिविटी होती है, जैसे तूफान आ जाता है या बाढ़ आ जाती है, तेज़ बारिश होती है, तो उसके कारण जो है प्रोसेस ही जो इरोजन की है, चट्टानों की है, मिट्टी की, वो धीरे धीरे जो है चलती रहती है। तो अंतर्जात बल हैं, ज्वालामुखी है या एक्सटर्नल फोर्स हैं, तो इनके कारण भी जो है जैसे नदियां हैं, हिम नदियां हैं, भूमिगत जल है, पवने हैं या समुद्री लहरें हैं, तो धीरे धीरे ये सब जो हैं इरोजन के कारक हैं और इरोजन के प्रभावों को गति देते रहते हैं। तो इस तरीके से धरातल पर ऊंचावच जो है पैदा होता रहता है। कि भी कोई ऊंची चीज़ें हैं, ऊंची चट्टानें हैं, तो वो धीरे धीरे क्या करेंगी, मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी, और जो गहरी खाइयाँ हैं वो भर जाएंगी और वो भी मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस तरीके से जैसे बालू के टीले होते हैं डेजर्ट एरिया में, तो वो आंधी के साथ, धूल के साथ वो टीले हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं, कहीं पर बनते रहते हैं, कहीं पर समाप्त हो रहते हैं। तो वो जो प्रोसेस है वो भी हम इरोजन की प्रोसेस में ही रखते हैं। उसके बाद तीसरा जो है स्टेज, अवस्था। अवस्था का तात्पर्य क्या है कि भी अनाच्छादन के किसी साधन ने किसी भूखंड की किस हद तक काट छाट की है, कि भी किस लेवल तक, किस स्पीड से जो इरोजन है वो हो रहा है। तो वान एलिजन
के अनुसार अवस्था का आशय किसी स्थलखंड के ऊपर प्रक्रमों द्वारा यानी जो फैक्टर हैं उनके द्वारा लाए गए परिवर्तनों के दौरान हुए विशिष्ट विकास से है कि भाई क्या चेंज आया चट्टान में, तो उन चीज़ों के बारे में हम वहाँ पर चर्चा करते हैं। पिछली क्लास में बताया था कि भी डेविस ने दिया था युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था का जो स्टेज है वो दी थी, तो वो चीज़ें भी इसके अंदर काम करती हैं। तो जबकि कठोर चट्टानों वाले जो स्थलखंड हैं अवस्था को देर से पार करते हैं, नरम चट्टानें जो हैं जल्दी जो हैं समाप्त हो जाती हैं, जल्दी जो हैं वो बढ़ती रहती हैं। तो इस तरीके से अपर्दन चक्कर जो है वो काम करता है। तो इन चीज़ों को अगला जो पार्ट है आपका डेविस का जो है वो है कि भाई डेविस के अपर्दन चक्र के जो पूर्व मान्यताएं हैं वो क्या हैं, क्या उन्होंने क्या माना है इसके बारे में। कि भाई अपर्दन अथवा भौगोलिक चक्कर आरंभ ऐसे धरातल पर माना जाता है जिसका समुद्र से उत्थान लघु अवधि और तेज गति से संपन्न हो गया हो, यानी समुद्र के उत्थान के कारण वो गति के साथ बना हो और धरातल के ऊपर उठने की गति उसके मौसमीकरण से तेज होती है, वेदरिंग से तेज होती है। तो जब उत्थान समाप्त नहीं होता तो अपर्दन प्रारंभ नहीं होता। तो ये जो मान्यताएं थी वो गलत इन्होंने बताई थी कि निरोधन जो है वो तो निरंतर होता रहेगा, चाहे कोई चीज़ चट्टानें बन रही हैं या खिसक रही हैं तो अपर्दन भी निरंतर रहेगा। तो ये चीज़ की उन्होंने जो है गलत बताई गई थी। तो किसी स्थलखंड के अपर्दन चक्कर पर उस धरातल की ऊंचाई, चौड़ाई, बनावट, संरचना या नदियों के गुण, समुद्र से दूरी पर भी निर्भर करता है या मौसम और वर्षा पर भी निर्भर करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भी डेविस का जो अपर्दन चक्कर की जो मान्यताएं हैं वो कुछ हद तक इन सारी चीज़ों में परिवर्तन लाती हैं। तो नदियों तब तक अपनी घाटी को गहरा करती रहती हैं जब तक वे प्रवाहित न हो जाए, यानी लेवल उनका एक जैसा न हो जाए, मैदान के रूप में परिवर्तित वो न हो जाए। अपर्दन चक्कर का ग्राफ अपर्दन की अगर हम बात करें तो इस तरीके से ऊंचावच और उच्च भूमियों का अर्थ जो है सबसे ऊंचे और सबसे नीचे भागों के लंबवत अंतर को हम देख सकते हैं कि भी किस तरीके से जो है इरोजन जो है ज़्यादा से कम की ओर चलता रहता है। तो इसमें युवावस्था की बात बताई थी कि भी जब जो नदियाँ हैं युवावस्था में तेज गति से बहती हैं और सरिताएं जो हैं पानी की मात्रा उसके अंदर ज़्यादा होती है तो वो क्या है बड़े मात्रा में अपर्दन करती हैं। प्रौढ़ावस्था की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे जो है यह कार्य पार्श्व अपर्दन हो जाता है जिससे नदी घाटी को निरंतर चौड़ा करती रहती है कि वे मैदान के अंदर ही प्रवेश कर जाती हैं और मैदान के अंदर प्रवेश करने के कारण जो ये घाटी है धीरे धीरे अपने आकार को या नदी को आकार को बढ़ाती रहती है। तो प्रौढ़ावस्था में घाटी के मंद ढाल के कारण नदियों का प्रवाह जो है वो परिवहन क्षमता भी कम हो जाती है, वाटर की जो कैपेसिटी है रिवर की वो भी कम हो जाती है। तो इस तरीके से अपर्दन चक्कर में संतुलन स्थापित होने लगता है। उसके बाद जीर्णोद्धार अवस्था या ओल्ड एज मैंने आपको बताई थी कि जब नदियाँ समुद्र तक पहुंचती हैं तो सारे जो मिट्टी कंकड़ है या उसके साथ जो डेल्टा है वो धीरे धीरे साइड में लगाती रहती है और डेल्टा का जो है मैदान इसको पेनी प्लेन के नाम से जानते हैं, कम ऊंचाई वाला ढाल वो बन जाता है। तो डेविस ने इन्हें मोरडाना भी बताया था और डेल्टा अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में बनने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण आकृति हैं वो इन्होंने दी थी। तो स्टूडेंट्स ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, हर बार एक ऐसे टाइप क्वेश्चन इस लेसन से आता है। तो आज इसी टॉपिक को आप रिवाइज करोगे, साथ साथ नोट्स के रूप में इसको तैयार करोगे। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको तैयार कीजिए, साथ साथ रिवीजन करते रहिए। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।